अपनी मां को जिंदा करने के लिए बन गया साइको किलर। इंसानी चमड़ी के कपड़े और खोपड़ी की कटोरियां बनाता। बात है 27 अगस्त 1906 की। इसी दिन अमेरिका के ला क्रोस में अगस्ता और जॉर्ज फिलिप गिन के घर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम एडवर्ड गिन रखा गया। एड गिन को बचपन से ही उसकी मां ने मानसिक रूप से ऐसा बना दिया था जिससे वो बड़ा होकर एक ऐसा साइको किलर बना जो इंसानी चमड़ी से कपड़े और खोपड़ी से कटोरियां बनाकर अपने घर में सजा कर रखता था। जब तक ये साइको किलर जिंदा रहा तब तक उसने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हद तो तब हो गई जब इसने अपनी मरी हुई मां को जिंदा करने के लिए न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा और कब्रिस्तान से कई लाशों को निकालकर उनके साथ बर्बरता की, जिसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। चलिए जानते हैं अमेरिका के इस साइको किलर की पूरी कहानी। इस अमेरिकन सीरियल किलर को द बूचर ऑफ प्लेनफील्ड के नाम से भी जाना जाता था। इसके माता पिता इसे बचपन में प्यार से एडगिन कहकर बुलाते थे। एडगिन का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम हेनरी था। पिता जॉर्ज को शराब पीने की बुरी लत थी। जॉर्ज के शराब पीने के कारण उसकी घर की हालत अक्सर खराब ही रहती थी। वहीं दूसरी तरफ शराब पीने के कारण जॉर्ज और अगस्ता के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती थी। इस लड़ाई को देखकर अगस्ता के पड़ोस वाले लोगों ने अगस्ता को कहा कि वो जॉर्ज से तलाक ले ले, लेकिन बच्चों की खातिर अगस्ता ने जॉर्ज से तलाक नहीं लिया। एड की मां अगस्ता गॉड पर काफी विश्वास करती थी, इसलिए वो अक्सर बाइबल की धार्मिक किताबें पढ़ा करती थी और अपने दोनों बच्चों एड और हेनरी को भी उस किताब की सबक सिखाया करती थी। कहा जाता है कि अगस्ता थोड़ी अजीब तरह की महिला थी। वो न जाने क्यों अपने बच्चों को किसी से भी बात नहीं करने देती थी, न उन्हें कोई दोस्त बनाने देती थी। अगर ये लोग किसी से बात करते दिख जाए तो अगस्ता दोनों के साथ काफी बुरा बर्ताव करती और उन्हें मारती पीटती भी थी। अगस्ता हर दिन अपने बच्चों के साथ बाइबल पढ़ती और अपने दोनों बच्चों के दिमाग में ये बात डाल देती कि ये दुनिया बुराई से भरी हुई है। उन्हें ये तक कह दिया था कि लड़कियों से बिल्कुल दूर रहना, क्योंकि लड़कियां वैश्या होती है जो बुराई की जड़ है। इस वजह से दोनों ही बच्चों की मेंटल स्टेबिलिटी में काफी फर्क पड़ गया। दोनों स्कूल में भी किसी से बात नहीं करते, यहाँ तक कि स्कूल के टीचर और अन्य बच्चे भी दोनों भाइयों की हरकतें देख उनसे बात नहीं करते थे। हालांकि हेनरी के दिमाग पर अपनी माँ की बातें ज्यादा प्रभाव नहीं डालती थी, लेकिन एडगिन काफी अजीब था। एडगिन क्लास में भी अकेला बैठा रहता था और अपनी ही दुनिया में खोया रहता। टीचर जब उसे पढ़ा रहे होते तो वो अचानक से क्लास में अजीब तरह से डरावनी आवाज में हंसने लगता। उसकी ऐसी अजीबोगरीब हरकत देखकर उसके साथ बैठने वाले स्टूडेंट और टीचर दोनों डर जाते। इनके पिता जॉर्ज को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो कभी कभी अपने दोनों बेटे और पत्नी के पास आता, पैसे देता और चला जाता। उसी पैसे से इनका गुजारा चल रहा था। जॉर्ज छोटी मोटी नौकरी करता था ताकि उसका शराब का खर्चा भी निकल सके। शराब की लत के कारण उसे कई बार नौकरी से निकाल भी दिया गया, लेकिन दोबारा वो कहीं से नई नौकरी ढूंढ लेता। जॉर्ज की इन्हीं हरकतों से परेशान होकर अगस्ता ने तय किया कि वो सब कुछ बेचकर बेटों के साथ कहीं और दूसरी जगह चली जाएगी जहां सस्ते में उनका गुजारा हो सके। और जल्द ही उसने ला क्रोस जैसे महंगे शहर को छोड़कर पास ही प्लेनफील्ड के अंदर बने एक फार्म हाउस को खरीदा और वहीं रहने चले गए। जगह बदलते ही हेनरी और एडगिन का स्कूल भी बदल दिया गया और उनका एडमिशन एक छोटे से स्कूल में हो गया। अजीब बात थी कि इस स्कूल में भी अगस्ता ने अपने दोनों बच्चों को दोस्त न बनाने की सख्त हिदायत दी थी। कहा जाता है कि हेनरी ने अपने नए स्कूल में कुछ नए दोस्त बनाने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसकी मां ने उसे इतनी भयंकर सजा दी कि वो स्कूल जाने से भी घबराता था। इसी कारण दोनों बच्चों का सामाजिक विकास पूरी तरह से रुक गया और इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा एडगिन पर। अब एडगिन यह मानने लगा था कि दुनिया सच में बुराई से भरी हुई है और लड़कियां उस बुराई की जड़ है। इसलिए वो अपनी माँ को छोड़कर ना तो किसी से बात करता और ना ही किसी की बात सुनता। मतलब एडगिन की दुनिया सिर्फ उसकी माँ के चारों तरफ ही सिमट चुका था। लोगों का कहना था कि एडगिन के चेहरे पर एक अजीब तरह की हंसी होती थी जिसे समझ पाना काफी मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ हेनरी अपनी माँ के विरुद्ध चला जाता था। इसके बाद उसे काफी कठोर सजा भी दी जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों भाई की पढ़ाई पूरी हुई, लेकिन जॉब करने के बजाय उनकी माँ अगस्ता ने उन्हें घर पर ही बैठा रखा था। वो उन्हें बड़ा होने पर भी कहीं जाने नहीं देती। लेकिन इसी बीच 1944 में अगस्ता के पति की ज्यादा शराब पीने से 66 साल की उम्र में मौत हो गई। पिता के मौत के बाद अब घर खर्च के लिए भी उनके पास पैसे नहीं बचे थे। हेनरी ने पिता की नौकरी करना शुरू कर दिया
दोनों भाई के शांत स्वभाव को देखकर आसपास के लोग उन्हें आसानी से नौकरी पर रख लेते थे और वो घर घर जाकर लोगों के छोटे मोटे काम कर दिया करते। वहीं एडगिन ने बेबी सीटर की जॉब शुरू की। वो घर घर जाकर छोटे बच्चों की देखभाल करता। कुछ समय बाद एडगिन को पता चला कि हेनरी का अफेयर एक 2 बच्चों वाली माँ के साथ चल रहा है, जिसे हेनरी अक्सर डेट करता है। अपने भाई हेनरी के तलाकशुदा सिंगल मदर के अफेयर से एडगिन थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि वो उसे तलाकशुदा औरतों के कारण हेनरी ने घर आना भी काफी कम कर दिया था। साथ ही साथ हेनरी अपने माँ और अपने छोटे भाई को छोड़कर उसके साथ रहने का विचार भी करने लगा। और जब एडगिन ने उससे बात की तो उसने अपनी माँ अगस्ता के बारे में कई सारी नेगेटिव बातें की। अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें सुनकर एडगिन अंदर ही अंदर परेशान रहने लगा। एडगिन को हेनरी की रिलेशनशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए उसने हेनरी को धमकी दी और कहा कि वो माँ को इस बारे में सब बता देगा। लेकिन हेनरी अपने रिलेशन को लेकर काफी सीरियस था, इसलिए उसने माँ से भी कह दिया कि वो अब उसकी जिंदगी में दखल ना दे, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है। इसी बात को लेकर घर में अक्सर झगड़ा होता। हेनरी ने एडगिन को भी समझाया कि वो माँ की बात न मानकर आम इंसान की तरह जिंदगी जिए, लेकिन एडगिन नहीं माना और उसने कहा कि वो माँ की ही बात मानेगा। तारीख थी 16 मई 1944। एडगिन और हेनरी फार्म हाउस के बाहर लगी घास को साफ कर रहे थे। पूरे घास को जलाने के लिए दोनों ने आग लगाई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इस आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसे बुझाने के लिए एडगिन और हेनरी ने काफी कोशिश की। बाद में फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू किया गया। आग तो बुझ गई, लेकिन किसी को हेनरी नहीं मिला। अब तक काफी रात हो चुकी थी, इसलिए एड ने अपने भाई को ढूंढने के लिए पुलिस से मदद लेने की सोची। वो पुलिस के पास जाकर अपने भाई के लापता होने की सूचना दी। पुलिस की इस छानबीन में घास के पास हेनरी औंधे मुंह मरा हुआ पाया गया। इस घटना में लोगों की बस एक ही राय थी कि हेनरी की मौत आग की चपेट में आने से हुई है, लेकिन यह बात तब गलत साबित हो गई जब पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की और उसने अपने जांच में पाया कि हेनरी कहीं से भी नहीं जला था। तो आखिर हेनरी के साथ क्या हुआ था? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस ने एडगिन और उसकी मां से सख्ती से पूछताछ की, तो दोनों ने मामले को दबाने की कोशिश की और कहा कि हेनरी की मौत हमारे घर का मामला है, कोई बात नहीं, हम इसे देख लेंगे। इस बयान के बाद पुलिस ने भी लापरवाही दिखाई और हेनरी के मृत शरीर का पोस्टमार्टम करवाए बिना ही उन्हें सौंप दिया और मामला तक दर्ज नहीं किया, क्योंकि पुलिस वालों का मानना था कि हेनरी की मौत धुएं में दम घुटने की वजह से हुई है। वहीं आसपास के लोगों का यह भी कहना था कि हेनरी के सर पर चोट के निशान थे, जिसे पुलिस ने नजरअंदाज कर दिया। अपने भाई की मौत के बाद एडगिन उसे प्लेनफील्ड के एकांत फार्म हाउस में अपनी प्रिय मां के साथ अकेले रहने लगा। समय बीतता गया और कुछ ही समय बाद अगस्ता को पैरालिसिस अटैक आया। इसके बाद उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया। उसकी मां की ऐसी हालत देखकर एडगिन दिन रात अपनी मां की सेवा में लगा रहा, लेकिन फिर भी अगस्ता की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। 19 दिसंबर 1945 के दिन अगस्ता की हार्ट फेलियर से मौत हो गई। अब परिवार में सिर्फ एडगिन ही बचा था। एडगिन अकेले ही फार्म हाउस में रहने लगा, लेकिन मां की मौत का सदमा वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया था। वो डिप्रेशन में जाने लगा था। उसके जीवन में जो इंसान सबसे ज्यादा मायने रखता था, जिससे उसे बेहद लगाव था, वो इंसान उसे अकेला छोड़कर जा चुकी थी। अपनी मां के मौत के बाद उसने उस फार्म हाउस को एक मंदिर में बदल दिया। उसने उस फार्म हाउस के हर कमरे को बंद कर दिया जहां वो अपनी मां के साथ ज्यादा समय बिताया करता था, और वो खुद रसोई के पास बने एक छोटे से बेडरूम में रहने लगा। घर की हालत ऐसी हो गई थी कि हर जगह सामान बिखरा पड़ा था। घर में बदबू ही बदबू थी और यहाँ तक कि खाने पीने का हर सामान सड़ने लगा। लेकिन इन सभी चीजों से एडगिन को कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने अकेलेपन और डिप्रेशन से निकलने के लिए उसे किताबें पढ़ने की लत लग गई और वो औरतों के शारीरिक बनावट से जुड़ी किताबें, हॉरर कॉमिक्स और नाजी चिकित्सा से जुड़ी किताबें पढ़ना शुरू किया। और कुछ ही समय बाद वो पहले से भी ज्यादा अजीब बन गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस तरह उसने अजीबोगरीब किताबों के साथ 12 साल निकाल दिए। फिर आया 16 नवंबर 1957 का दिन। इस दिन सुबह से पहले तक का समय बिल्कुल आम दिनों की तरह ही था, लेकिन दोपहर तक प्लेनफील्ड का एक दुकानदार ब्रेनेस वार्डन अचानक अपनी दुकान से गायब हो गया। 2 दिन तक जब ब्रेनेस का कुछ पता नहीं लगा तो उसके बेटे फ्रैंक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जांच की शुरुआत ब्रेनेस वार्डन की दुकान से की। पुलिस ने दुकान में रखे विजिटर रजिस्टर को देखा तो आखिरी नाम उसमें एडगिन का लिखा था। उसी के पास पुलिस को खून के कुछ धब्बे भी दिखे। इस छोटे से सबूत के आधार पर तलाशी लेने के लिए एडगिन के फार्म हाउस पर एक जांच टीम को भेजा गया। उन्होंने जैसे ही बेल बजाई, एडगिन ने दरवाजा खोला। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे थाने ले आई। उन्होंने पूछा कि तुम ब्रेनेस की दुकान में क्या लेने गए थे? एडगिन ने बताया
कि वो बस कुछ सामान खरीदने गया था, फिर वापस आ गया। पुलिस को एडगिन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने उसके घर का सर्च वारंट निकलवाया और एक बार फिर से जांच टीम एडगिन के उस पुराने फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुए। घर का मंजर देखकर जांच टीम की हालत खराब हो गई, क्योंकि घर के अंदर से काफी बदबू आ रही थी। सामान बिखरे पड़े थे, सोफे, कुर्सियां और तमाम चीजें धूल से भरी हुई थी। तभी उनकी नजर सामने पड़ी तो देखा कि ब्रेनेस के शव को एडगिन ने उल्टा लटकाया हुआ था। चेहरे को छोड़ उसके शरीर से एक एक चमड़ी को हटा दिया गया था और उसके दिल को निकालकर एक पॉलिथीन की थैली में टांग दिया था। ये मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई कसाई अपनी दुकान पर किसी जानवर को मारकर उल्टा लटका देता है। यह सब देखकर पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। ऐसा कहा जाता है कि दुकानदार ब्रेनेस को पहले गोली मारी गई थी और उसकी मौत के बाद उसके शरीर के चमड़ी और मांस को हटाया गया था। हिम्मत करके पुलिस की जांच टीम उस फार्म हाउस के दूसरे कमरे के अंदर पहुंची तो उन्हें वहां ऐसी ऐसी चीजें मिली जिन्हें सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसके दूसरे कमरे से पुलिस को कुछ कटोरियां हाथ लगी जो देखने में किसी सजावटी बर्तन की तरह दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन सुंदर कटोरियों को उठाया तो वजन में वो काफी हल्का था। इसके बाद पुलिस को यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि ये कटोरी नहीं बल्कि इंसानी खोपड़ी है जिसे कटोरी की शक्ल दे दी गई है। तब जाकर पुलिस की टीम को समझ आया कि एडगिन कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि यह एक साइकोपैथिक किलर है। घर की और तलाशी ली गई तो उन्हें घर के एक कोने में इंसानी हड्डियों का एक छोटा सा पहाड़ मिला। फिर उनकी नजर पास के रखे कूड़ेदान पर पड़ी जहां से इंसानी चमड़ी से बने दस्ताने मिले। पुलिस जैसे जैसे उसके घर की तलाशी ले रही थी वैसे वैसे उन्हें ऐसी ही अजीबोगरीब चीजें मिल रही थी। आगे पुलिस ने देखा कि उसके बेड के पास एक पुड़िया पड़ी है जिसके अंदर इंसानी होठ काट कर रखे थे। पुलिस को वहां एक चमड़े की बेल्ट भी मिली जिसे महिलाओं के स्तन को काटकर बनाया गया था। पुलिस की जांच टीम ये सब देखकर इतनी हैरान थी कि मानो वो लोग किसी नर बच्चे की दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। आगे की जांच में उन्हें एडगिन के कमरे के टेबल पर कुछ फेस मास्क रखे मिले जो इंसानी चमड़ी को सील कर बनाया गया था। शायद इस जांच टीम ने अपने जीवन में पहली बार इतनी खौफनाक और दिल दहला देने वाली सबूत को इकट्ठा किया होगा। लेकिन ये केवल एक शुरुआत थी, क्योंकि अब तक इस फार्म हाउस का अभी एक और कोना छानबीन के लिए बचा था। जब पुलिस उस कोने तक पहुंची तो उन्हें एक थैली पड़ी मिली। जब उसे खोला गया तो उसमें इंसानी दिल रखा मिला जिसमें कीड़े लग चुके थे। बगल में एक जूते का डिब्बा भी मिला जिसमें महिलाओं के गुप्तांग काट कर रखे थे। कुल 9 गुप्तांग उसमें रखे हुए थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जारी रखी और अंत में उन्हें ऐसा कुछ मिला जिससे वे लोग भी काफी परेशान हो गए। एडगिन की अलमारी में इंसानी चमड़ी से बनाए कपड़े मिले। पुलिस इस बात से हैरान थी कि आखिर एडगिन ने इन सभी चीजों को बनाने के लिए कितने लोगों की हत्या की होगी और वे कौन से बेगुनाह लोग थे जिन्हें मारकर एडगिन ने इन घरेलू वस्तुओं को बनाया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ऐसा करने के पीछे एडगिन का क्या मकसद था। जिन घरेलू सामानों को वो बाजार से खरीद सकता था उसे वो खुद ही घर पर बना रहा था, वो भी इंसानी शरीर के टुकड़ों से। इन सब का जवाब केवल एक इंसान के पास था और वो था खुद एडगिन। एडगिन के पास इस हैरान कर देने वाली मानसिकता के पीछे की वजह उसकी माँ की मौत थी। एड का कहना था कि जब उसकी माँ की मौत हुई तो वो बिल्कुल अकेला हो गया और इसी अकेलेपन से बाहर आने के लिए कई सारी किताबें पढ़ी जिसमें मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने के तरीके लिखे मिले। उसने सोचा कि क्यों ना वो अपनी माँ को दोबारा जिंदा कर ले। इसी चक्कर में 1947 से लेकर 1952 तक वो अपने आसपास के 3 कब्रिस्तानों में रोज जाता। जैसे ही उसे पता लगता कि यहाँ कोई नई लाश दफनाई गई है तो वो रात को उस लाश को बाहर निकालता और उसे घर ले आता। यहाँ वो लाशों को काटता, उनकी चमड़ी से बिल्कुल वैसे ही कपड़े बनाता जैसे उसकी माँ पहनती थी। जिस लाश का कोई अंग उसकी माँ से मिलता जुलता लगता उसे भी काट कर अपने पास रख लेता। अपने बयान में एडगिन का कहना था कि वो इन लाशों से एक ऐसा इंसान बनाना चाहता था जो बिल्कुल उसकी माँ की तरह दिखता हो। इसके लिए उसने शरीर के ढांचे के लिए फार्म हाउस में काम करने वाली 2 महिलाओं को भी मार डाला। एडगिन के बयान के बाद उस पर मुकदमा चलाया गया और 21 नवंबर 1957 को उसकी मेडिकल रिपोर्ट में वो सीजोफ्रेनिया नाम की बीमारी से पीड़ित मिला। इसके बाद उसकी मानसिक हालत को देखते हुए उसे ट्रीटमेंट के लिए सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल फॉर द क्रिमिनल इंसेन नाम के एक अस्पताल में भेज दिया गया। इस अस्पताल में 11 साल के लंबे इलाज के बाद एक बार फिर से 1968 में उसके केस को रीओपन किया गया।
कोर्ट में उससे पूछा गया कि तुमने ब्रेनेस को क्यों मारा, तो उसने बताया कि उसे इस बारे में अच्छे से कुछ भी याद नहीं है। एडगिन के इस बयान के बाद भी कोर्ट और डॉक्टर को ऐसा लगा कि वो आज भी अपनी उस मानसिक स्थिति से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए उसे पागल खाने भेज दिया गया। कुछ समय बाद एडगिन के फार्म हाउस को नीलाम किया जाना था, लेकिन नीलाम होने के कुछ समय पहले ही रहस्यमयी ढंग से उस घर में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। जब यह खबर एडगिन के कान तक पहुंची तो उसने सिर्फ इतना ही कहा, अच्छा हुआ जो सब कुछ जल गया। एडगिन के फार्म हाउस में लगे इस आग में उसका केवल 1949 की फोर्ड सीडान कार बची, जिससे वो लाशें चुराकर अपने घर ले जाया करता था, जिसे बाद में नीलाम कर दिया गया। कहा जाता है कि जिसने उसकी ये कार खरीदी थी, उस व्यक्ति ने उस कार को अपने जीवन में कभी नहीं चलाया, बल्कि वो इस कार को लोगों को दिखाकर पैसे लिया करता था। 26 जुलाई 1984 वो दिन था जब फेफड़ों के कैंसर के कारण अचानक से अस्पताल में 72 साल की उम्र में एडगिन की मौत हो गई। एडगिन जैसा साइको किलर इतना खतरनाक था कि इसकी कहानियों को कई सारे डायरेक्टरों ने फिल्मों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया, जिसमें साइको नाम की फिल्म को 1960 में लाया गया, टेक्सास चेनसो नरसंहार 1974 और द साइलेंस ऑफ द लैम्स को 1991 में बनाया गया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब